नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीए सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे संप्रेषण उपकरण शिक्षा में महत्व। जो भी संप्रेषण के जो उपकरण है उसका शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा की दृष्टि से संप्रेषण उपकरण हमारे लिए इतने क्यों जरूरी है, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं, टेक्नोलॉजी का जो जमाना है, उस पे शिक्षण को बेहतर रूप से पूर्ण करने के लिए, शिक्षण की प्रक्रिया को बेहतर रूप से संपन्न करने के लिए ये संप्रेषण उपकरण बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इस टेक्नोलॉजी के सहारे आज हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में काफी ग्रोथ हुई है, एजुकेशन काफी आगे बढ़ा है और हम जो शिक्षा के साथ साथ इस समय और परिस्थितियों के हिसाब से भी अपने आप को चला रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हुई है उस परिस्थितियों को हमको हमारे जीवन में उतारना जरूरी है। इसलिए हम इन संप्रेषण उपकरणों को अपने जीवन से नहीं उतार सकते। अगर सामान्य तौर पर बात करें तो शिक्षा के अलावा जो भी क्षेत्र है, जो भी विषय है, उस पे संप्रेषण उपकरणों का अपना अलग अलग प्रभाव रहता है और विभिन्न क्षेत्रों और विषयों को एक नए समय के हिसाब से और उसमें प्रोग्रेस के लिए इसने अपनी अहम भूमिका को निभाई है। और जब अन्य क्षेत्रों में जब ऐसी बात हो तो शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा को बेहतर रूप से पूर्ण करने के लिए इन संप्रेषण उपकरणों ने अपनी अहम भूमिका को निभाई है। तो हम जानते हैं कि इन संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में क्या महत्व है। सबसे पहली बात है विषय वस्तु की स्पष्टता। विषय वस्तु की स्पष्टता जब हम संप्रेषण उपकरण का प्रयोग लेते हैं, जैसे कि मान लें हमने इंटरनेट का प्रयोग लिया, हमने विभिन्न उपकरणों ओएसपी का प्रयोग लिया, ओवरहेड प्रोजेक्टर का, किसी स्लाइड का हमने प्रयोग किया, तो इसके माध्यम से जो भी हमारी विषय वस्तु है, जो भी कंटेंट है, उसको हम बेहतर रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज को थोड़ा सा ऑन द स्क्रीन, थोड़ा सा इफेक्टिव तौर पर हम बच्चों को बताएंगे तो उसमें काफी रोचकता आएगी। इसका छोटा सा एक और हम देखते हैं कि जैसे वर्तमान समय में जो बड़े-बड़े जो लेक्चर्स होते हैं, हायर एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन के अंतर्गत अगर क्लासरूम है तो उसके अलावा जैसे कि घर बैठे एजुकेशन हो रही है, उसमें पीपीटी का भी सहारा लिया जाता है कि पीपीटी के जरिए अपनी प्रेजेंटेशन को बनाकर ऑन द स्क्रीन प्रेजेंटेशन शो करके और उस प्रेजेंटेशन को एक जो भी अध्यापक है, जो लेक्चरर्स है, जो प्रोफेसर है, वो उसको प्रेजेंट करता है। तो इससे इफेक्टिवनेस बनती है, रोचकता आती है और सामने वाले पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है और जो समझाया और सिखाया जा रहा है वो आसानी से सहज रूप से सामने वाला समझ पाता है। इस तरीके से इन संप्रेषण उपकरणों को हम किस तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से इसको लाते हैं, ये हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और हम एजुकेशन बेहतर रूप से बच्चों को प्रदान कर सकेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु की स्पष्टता यहाँ पर बनी रहती है। अगला है विषय सामग्री में रोचकता। जब विषय सामग्री स्पष्टता रहती है तो उसके साथ ही विषय सामग्री की रोचकता रहती है। इस दोनों बातों के साथ जोड़ते हैं। जब रोचकता उत्पन्न होगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो जब हमारा किसी चीज में, हमारा किसी बात पर इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो उस बात पे हम स्पष्ट रूप से उस पे ध्यान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जहां हमारा इंटरेस्ट होता है वहां हम पूरी तरह से फोकस करते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें विषय सामग्री बच्चों की रोचकता बनी रहती है। जब हम कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्लासरूम में हम शिक्षण वीडियो में समझते हैं कि जब हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं, हम कुछ बच्चों के सामने बनाकर लेके जाते हैं, बच्चों के सामने प्रयोग करते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं, तो क्लासरूम में कक्षा का जो वातावरण है पूरी तरह सजीव हो जाता है, एक क्रिएटिविटी वाला माहौल हो जाता है, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है और बच्चों में एकदम से रोचकता उत्पन्न हो जाती है। और वे बच्चे जो कक्षा में हमेशा शरारत प्रवृत्ति के होते हैं और उनका ध्यान कक्षा में नहीं बना रहता है, हमेशा चुप बैठे रहते हैं, वे भी कुछ पलों के लिए अपना ध्यान पूरी तरह से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें रोचकता उत्पन्न हो रही है। तो कुल मिलाके संप्रेषण उपकरण रोचकता उत्पन्न करते हैं और वही रोचकता हमारे शिक्षण को बेहतर रूप से प्रदान कर सकती है।
विभिन्न ज्ञानेंद्रियों की अमूल क्या होता है कक्षा में जब एक अध्यापक अपना अध्यापन कर रहा है तो बालक शारीरिक रूप से तो कक्षा में होता है लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं और विचरण करता रहता है, कहीं और खोया हुआ होता है। ऐसी परिस्थितियां कक्षा में ज्यादातर उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें संप्रेषण उपकरण का जब प्रयोग करते हैं तो छात्र विद्यार्थी जो होते हैं, छात्र जो होते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, शरीर और मन से कक्षा में रहते हैं और पूरे ध्यान से एक मतलब मन लगाकर उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं, अपनी पूरी ज्ञानेंद्रियों को वहां पर एक्टिव करते हैं और कैसे समझना है इस बात पर पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें विभिन्न ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता बनी हुई रहती है। अगला है इसमें सजीव एवं सक्रिय वातावरण। सजीव एवं सक्रिय वातावरण पूरी तरह से सजीव वातावरण रहता है और सक्रिय वातावरण रहता है। क्लासरूम या जहां पर यहां एक्सप्लेन किया जाता है, जिस लैब में इसका एक्सप्लेन किया संप्रेषण उपकरण का प्रयोग किया जाता है, वहां का वातावरण पूरी तरह से सजीव रहेगा और सक्रिय रहेगा। बच्चे पूरी रूप से एक्टिव रहेंगे, बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रहेगा, पूरा एक इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट होगा और रोचकता बनी हुई रहेगी, जैसा कि हमने पहले भी जाना। अगला है इसमें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति, हमारा जो नॉलेज है वो पूरी तरह से स्थायी बनने के चांस रहते हैं। स्टूडेंट के नॉलेज स्थायी बनने के चांस रहते हैं। बच्चा जो कुछ सीखता है वो बच्चों के माइंड में फिट होने के चांस बने हुए रहते हैं। तो हम कह सकते हैं स्थायी ज्ञान की इसमें प्राप्ति होती है। हम कुछ चीजें ऑन द स्क्रीन जब देखते हैं, किसी संप्रेषण उपकरण का प्रयोग करके देखते हैं तो वो बातें हमको जल्दी से याद आती है। क्यों? क्योंकि हम वहां पूरी तरह से एक्टिव रह रहे हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां वहां पूरी तरह से एक्टिव है, हम पूरी तरह से सजीव बने हुए हैं। तो इस तरीके से जब हम पूरी तरह से वहां पर अपने आप को फिजिकली और मेंटली बनाए हुए हैं तो जो भी ज्ञान हमको प्रदान किया जा रहा है वो पूरी तरह से सजीव होगा और स्थायी रूप से वो ज्ञान हमको प्रदान प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य संप्रेषण उपकरण का प्रयोग करने से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है अनुशासन हीनता रोकने में सहायक। अनुशासनहीनता रोकने में सहायक। बहुत ही अच्छी बात है कि हम अमुक क्लास में देखते हैं या पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में अनुशासन मतलब अब डिसिप्लिन नहीं बनाकर रखते, अनुशासन नहीं बनाकर रखते, कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करते रहते हैं जिससे कक्षा का वातावरण थोड़ा सा भंग हो जाता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है, अन्य बच्चों के साथ को भी दिक्कतें पैदा होती है और शिक्षक को अपना शिक्षण कार्य करने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये एक अमूमन सारी बातें क्लास में देखने को मिलती है। लेकिन जब हम संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग करते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, चाहे वो हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ा रहे हो, चाहे ओएचपी के माध्यम से पढ़ा रहे हो, चाहे हम ऑन द स्क्रीन कुछ भी बच्चों को बता रहे हो, ठीक है, तो इन सब का प्रयोग करने से कक्षा का वातावरण पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है और जैसा कि हमने पहले भी जाना कि बच्चे एक्टिव रहते हैं, बच्चों का ध्यान बना हुआ रहता है,
तो इन दिस सिचुएशन हम देखते हैं कि अनुशासन भंग नहीं होता है, अनुशासन बना हुआ रहता है, बच्चे अपने आप ध्यान लगाते हैं और अपने आप डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं। तो इसका एक फायदा मुझे ये मिलता है कि यहाँ पर अनुशासन बनी हुई रहती है, जो बच्चे शरारती प्रवृत्ति के होते हैं वो भी अनुशासन का पालन करते हैं और ये वातावरण अपने आप निर्मित होता है, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और यही इंटरेस्ट अनुशासन को बनाने में सहायता दे रही है। अगला है इसमें प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, ये हमारे सामने एक अच्छा विकल्प रहता है प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को करवाने का। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सैद्धांतिक तौर पर बच्चों को प्रत्यक्ष में बताई जानी चाहिए, जैसे कि इतिहास की बातें करें तो इतिहास में तरह तरह के किले होते हैं, कुछ जो ऐतिहासिक धरोहर होती है जिनके बारे में बच्चों को बताना होता है, लेकिन बाई चांस हम बच्चों को वहां नहीं ले जा पा रहे हैं, वो स्थान बहुत ही दूर है, हमारे स्टेट से बाहर है, तो इस सिचुएशन में ऑन द स्क्रीन वीडियो के जरिए हम बच्चों को उसके बारे में बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कक्षा का वातावरण ऐसा बन जाएगा कि बच्चे सही में वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष अनुभव का ये अच्छा विकल्प हमारे सामने होते हैं, हम बच्चों को अच्छे से अच्छे तौर पर शिक्षण करवा सकते हैं। अगला है शिक्षण प्रक्रिया का विकास। शिक्षण प्रक्रिया का विकास, टीचिंग प्रोग्रेस, इसमें शिक्षण प्रक्रिया का विकास होता है, डेवलप होता है, टीचिंग में इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि टीचिंग में कुछ ना कुछ हम नया कर रहे हैं, कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। जैसे कि वर्तमान समय में जो ऑनलाइन टीचिंग है, तो हमने शिक्षा को रोका नहीं है, हमने शिक्षा को आगे बढ़ाया है, हम शिक्षा को घर बैठे भी मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट ये कार्य कर रहा है, हर पूरे देश में कार्य होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी कार्य हो रहा है कि घर बैठे बैठे बच्चे स्टडी को आराम से कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग प्रोग्रेस में डेवलपमेंट हुआ है। आज सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन शिक्षा रुकती नहीं है, शिक्षा आगे बढ़ती है। स्टूडेंट्स जो कुछ जानना चाहता है इंटरनेट का प्रयोग करके वो कुछ आराम से जान सकता है। आज ऑनलाइन एजुकेशन भी होती है, जो ऑनलाइन एजुकेशन काफी फायदेमंद साबित होती है। इस तरीके से जो टीचिंग प्रोग्रेस है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगला है इसमें मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। साइकोलॉजिकल तौर पर हमको जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर हो रही है। हम बच्चों को कैसा शिक्षण करवाना चाह रहे हैं, बच्चों की मानसिकता को ध्यान रखकर सभी बच्चों के लिए एक समान बच्चे मतलब इसके लिए सभी बच्चों के लिए जो विकल्प होते हैं, तो हम उन विकल्पों को ध्यान रखते हुए हम हमारे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और बच्चों को जैसा शिक्षण करवाना चाह रहे हैं वो करवा पा रहे हैं और बच्चे मानसिक रूप से इसमें तैयार होते हैं और बच्चों को बेहतर से शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की इसमें पूर्ति होती है। एंड लास्ट इसमें मानसिक
शक्तियों मानसिक शक्तियों का विकास। इससे हम बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। बच्चे मेंटली रूप से प्रिपेयर रहते हैं, मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ नया जानने को मिल रहा है, संरक्षण का प्रयोग करने को मिल रहा है, तो समय के हिसाब से वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं और समय के हिसाब से इन उपकरणों को अपने जीवन में कैसे और उपयोग करना है इस चीज के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। तो पूरी तरह से इसमें मन और मानसिक रूप से बच्चों को तैयार होना पड़ता है, तो इससे बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है। तो यह है संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में महत्व। अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर ही कि जब हम इस संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी हमारी शर्तें जिसका हमको प्रयोग करना है, जिससे कि संप्रेषण उपकरण शिक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है लेकिन इस शिक्षा से आगे नहीं बढ़ जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों की मनोरंजन का जरिया नहीं बन जाए। कई बार हम देखते हैं बच्चे इन संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग अपने जीवन में मतलब आनंद और मनोरंजन के लिए करते हैं, गेम खेलना, कार्टून देखना इसके लिए करते हैं, तो ये परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे कि सिर्फ एजुकेशन के पर्पस से इसका प्रयोग किया जा सके। तो इसके लिए जो शर्तें हैं, शर्तों को आप जानते हैं। जो पहली शर्त है इसमें यह केवल सहायक सामग्री है। यह केवल एक सहायक सामग्री है। बिल्कुल समझ आते हैं कि संप्रेषण उपकरणों के माध्यम से हम शिक्षा को बेहतर रूप से बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए एक सहायक सामग्री है, तो सहायक सामग्री तौर पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में शिक्षण नहीं है कि यह शिक्षण को पूर्ण करना है। इसलिए इसका प्रयोग उसी तौर पर करना चाहिए जितने की हमारे शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कि बच्चों को हमने मोबाइल दे दिया, तो बच्चों का जो मोबाइल है वो सहायक सामग्री रूप में कि वो YouTube पे जाके कोई टीचिंग वीडियो हो या कुछ एजुकेशनल बातें हो वो जान सके। तो यहाँ तक तो ये काम ठीक है, लेकिन बच्चों को हम पूरी तरह से इसको दे दें कि नहीं यही तुम्हारा एजुकेशन है, तो ये गलत है। हम इस भ्रम में हैं क्योंकि बच्चा उसके प्रयोग से गेम भी खेलेगा, कार्टून भी देखेगा, कुछ अदर सोशल साइट्स का भी प्रयोग करेगा, तो ये तरीके से बच्चों के मानसिक बढ़ने के चांस रहते हैं। इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ सहायक सामग्री करना है कि कितना इसका प्रयोग करना है। हम देखते हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम्स के तौर पर जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ वहां तक होता है जहां तक आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है और अपना काम करना है। तो हम सभी को पता है कि कंप्यूटर का प्रयोग कितना होता है, इसका क्षेत्र पूरी तरह से विस्तृत है, लेकिन उसको वहां तक सीमित कर दिया जाता है कि हम इसका प्रयोग किस तरह से, वहां पे कीबोर्ड हटा देते हैं, सिर्फ अंदर माउस होता है और आपको अपना वर्क करना होता है, यानी कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस से, टीचिंग पर्पस से उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी तरह से हम इसको सहायक सामग्री तौर पर प्रयोग में लेंगे, इससे अलग हम इसको नहीं करना, ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो बच्चे अपने उद्देश्य से हट जाएंगे और हम हमारी शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अगला है कक्षा में संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग करने से पूर्व उसकी उपयोगिता पर विचार करना। कक्षा में जो भी हम संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं उस उपकरणों का प्रयोग करने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि क्या ये उपकरण बच्चों के उपयोगी है
या बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यानी कि हमको उसके पहले शिक्षक को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से इसका प्रयोग करना है और कैसे इसका प्रयोग करना है और बच्चों के लिए कितना ये उपयोगी हो सकता है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तब तो संरक्षण उपकरण बच्चों के लिए फायदेमंद है, और बिना हम ये समझे ही बच्चों को दे देंगे तो बच्चे फिर इसका अनुचित उपयोग भी कर सकते हैं और इसको अपने मनोरंजन के लिए भी ले सकते हैं। इस तरीके से हमको इसकी उपयोगिता को पहले से विचार करना चाहिए। इनको प्रयोग में लाने का उद्देश्य स्पष्ट होना इनको प्रयोग में लाने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हमको पहले से पता होना चाहिए कि इन संप्रेषण उपकरणों के माध्यम से हम कितने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं, किस तरह से पूर्ति कर रहे हैं, बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है, क्या यह शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस सब बातों को ध्यान रखते हुए हम इसका प्रयोग करना है। अगर हम इसके उद्देश्य को ध्यान नहीं देंगे तो ये संप्रेषण उपकरण मनोरंजन का एक रूप ले लेंगे और बच्चे इसको मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। हम देखते हैं कई बार स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर क्लास के लिए भेजा जाता है, तो कंप्यूटर क्लास में कुछ और ही करते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इसका अनुचित उपयोग भी करते हैं। इसलिए हम पहले से ध्यान रखें कि बच्चों को क्या और कैसे सिखाना है और कितना बताना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही बच्चे शिक्षा से जुड़े हुए रहेंगे। अगला है इसमें इस प्रकरण में किस प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करनी है एवं कितनी मात्रा में किस प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करनी हो, कितनी मात्रा में। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो हम इस संप्रेषण उपकरणों संप्रेषण सामग्री का कितनी मात्रा में और किस तरीके से उपयोग ले रहे हैं, इसका अत्यधिक उपयोग भी नहीं कर सकते। यानी कहने का तात्पर्य हम पूरा एजुकेशन संप्रेषण उपकरण से नहीं करा रहे हैं। हम बच्चों को पीपीटी बताते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन बताते हैं, तो अपने आप प्रेजेंटेशन सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता है, अपने शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है, लेकिन पूरी तरह शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। कुछ बातें ऐसी होती है जो थ्योरेटिकल बतानी पड़ती है, किताब बतानी पड़ती है और कुछ टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। इस तरीके से हम हमारे एजुकेशन को बेहतर बना रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कितना यूज करना है इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि हम इसका प्रयोग ज्यादा करें और हम किताब से दूर हो जाए, तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। अगला है इसमें अध्यापक को इसका ज्ञान बड़ी भांति होना एक अध्यापक को इसका जो ज्ञान है वो भली भांति होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए और पता होना चाहिए कि जब इस संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग कर रहा है तो किस तरीके से इसका उपयोग कर रहा है। कई बार देखते हैं कि टीचर को इसका नॉलेज नहीं है तो टीचर को ये पता नहीं चल पाता कि वो इसका प्रयोग किस तरीके से करवाएगा। अगर वो कुछ नॉलेज में नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएगा, इसलिए अध्यापक को इसका नॉलेज भली भांति होना चाहिए।
अगला है इसमें अध्यापक को अपने शिक्षण क्षेत्र का पता हो। एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसका जो टीचिंग का एरिया है वो किस तरीके का, क्या वो छोटी कक्षा में पढ़ा रहा है कि बड़ी कक्षा में पढ़ा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के संप्रेषण उपकरण का प्रयोग करना है। बड़ी कक्षा की जैसे छोटी कक्षा है तो हम 5वीं या 6वीं क्लास में पीपीटी का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये हायर एजुकेशन के लिए होती है। तो हायर एजुकेशन पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को कोई मतलब कुछ बड़े बच्चों को कुछ छोटी कक्षाओं के जैसा कुछ नहीं बता सकते। तो हमको हमारे एरिया के अकॉर्डिंग इस उपकरणों का प्रयोग करना है और बताना है कि हम बच्चों को किस तरीके से अपने टीचिंग में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसमें अगला है लास्ट सेवन अध्यापक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस स्तर पर संप्रेषण उपकरणों का उपयोग करना। एक टीचर को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि उसको किस स्तर पर संप्रेषण उपकरण का उपयोग करना है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों की आईक्यू लेवल को ध्यान रखना है। क्या बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, क्या बच्चे उसको बेहतर रूप से समझकर अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे, ये सब बातें शिक्षक को पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ही डाउन है, अगर हम उसको हायर एजुकेशन की तरह बच्चों को संप्रेषण उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो बच्चों को इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों की बुद्धिमत्ता का ध्यान रखते हुए, बच्चों के स्तर का ध्यान रखते हुए हम इस संप्रेषण उपकरणों का प्रयोग करना है। तो आज हमने कक्षा में जाना कि संप्रेषण उपकरण का शिक्षा में महत्व क्या है और इसके लिए आवश्यक शर्तें किस तरीके से, और एक शिक्षक होने के नाते हमको इस बात का पता होना चाहिए कि हम इन संप्रेषण उपकरणों के माध्यम से हमारे शिक्षण को कैसे बेहतर बना सकते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। अब इसी संदर्भ में आपका असाइनमेंट है संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में महत्व बताते हुए इसकी आवश्यक शर्तें संप्रेषण उपकरणों का शिक्षा में क्या महत्व है इसको बताते हुए इसकी आवश्यक शर्तों को बताना है। स्टूडेंट जैसे बताया कोरोना का समय चल रहा है, इसमें सावधानी सतर्कता रखिए, अपने साथ साथ अपने परिवार और आस पड़ोस को भी जागरूकता चलानी है। थैंक यू।